हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एड्यूप्लिट्स। तो ये आज हम लोग हमारा एक चैप्टर कंटिन्यूशन में चल रहा है जो है क्लास 12 का चैप्टर, क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम लोगों ने इसका फर्स्ट पोर्शन एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वाली जो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, ये वाला पोर्शन मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आज वाली वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी एग्रीकल्चर सेक्टर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली आज भी हम लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी आज हमारी कंट्री का एक अच्छा खासा पॉपुलेशन का एक पोर्शन जो है विलेजेस में रहता है और एग्रीकल्चर ही हमारे कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन है। तो जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का एडवेंट नहीं हुआ था तब भी हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो है एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था, और अब जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद भी हमारा फंडामेंटली हमारा जो एक पोर्शन है इकनॉमी का, जो एक रेवेन्यू कलेक्शन होता था इकनॉमी से, हमारी इकनॉमिक ग्रोथ का और या इकनॉमिक सिस्टम का, तो वो एग्रेरियन ही था कि मतलब 85% हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन में से 85% जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो गांव में रहती थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करती थी, उसी से अपना जो है अपनी लाइवलीहुड को जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही वो लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे थे, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट 85% हमारी कंट्री का एक पॉपुलेशन का एक हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे डिपेंड था। बट इसके बाद आप लोग ये देखिए कि जब ब्रिटिशर्स के आने के बाद इतना बड़ा हमारी कंट्री के पॉपुलेशन का इतना बड़ा एक पार्ट है कि हिस्सा जो है किसी ऑक्यूपेशन पे इमर्ज है, किसी एक्टिविटी किसी जो सेक्टर पे इमर्ज है, तब भी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसके कई रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्रिटिशर्स सिर्फ नाम देते थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट वो लोग जो डेवलपमेंट करते थे वो इनडायरेक्टली हम लोग कहेंगे बेसिकली इनडायरेक्टली बेसिकली वो जो है ग्रोथ दे रहा था, डेवलप कर रहा था इकोनॉमिक, किसकी, कहाँ की इकोनॉमी को, उनकी होम कंट्री की, ब्रिटेन की इकोनॉमी को। तो इन लोगों ने इसलिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना ध्यान नहीं दिया। ऊपर से ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम उस टाइम पे, एक पॉलिसी को हम लोग कह सकते हैं, एक सिस्टम उन्होंने जो है एक लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसको कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम और लैंड सेटलमेंट सिस्टम। कि जो है जो ज़मींदार, जो लैंडलॉर्ड होते थे, ज़मींदारी तो वैसे भी ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी थी, मतलब ज़मींदार होते थे, तो ज़मींदार को ये कर दिया कि जो है एक एक लैंड, हर फार्मर को जो है जो लैंड उसकी है उसका एक हेड बना दिया किसी वहाँ के ज़मींदार को, और उसको अपने प्रोडक्शन का जो है वो, उसने जैसे क्रॉप कोई भी वीट ग्रो किया उसको मार्केट में बेचा, तो वो तो ब्रिटिशर्स को मार्केट में बेच रहा है, बट जिस लैंड पे वो क्रॉप ग्रो कर रहा है, वीट है या कोई भी क्रॉप उसकी अपनी वो ग्रो कर रहा है, तो उसको 6 मंथ के लिए, जैसे उसने एक टैक्स हो गया कि 6 मंथ के लिए उसने अपनी लैंड पे वो काम करेगा, और उसके बाद उसका जो है एक रेवेन्यू, एक टैक्स रेवेन्यू जिसे हम लोग कहते थे, टैक्स जो है लैंड टैक्स वो जो है देगा अब ज़मींदार को, लैंडलॉर्ड को। और लैंडलॉर्ड को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर सपोज़ उस पुअर फार्मर का जो है जो प्रोडक्शन है वो नहीं अच्छा हो पाया, कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ गई, कोई ड्रॉट आ गया, या कुछ भी फ्लड आ गया, या कुछ भी ऐसा हो गया कि उसका प्रोडक्शन ख़राब हो गया। उस टाइम पे तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी, बट अगर 6 मंथ बाद उसको 15,000 या जितने भी उस टाइम के पैसे, जितने भी, हम एक अमाउंट एग्जांपल में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे कंफर्म कोई, क्योंकि मैं कंफर्म अमाउंट नहीं बता रही हूँ, एग्जांपल कि 6 मंथ्स बाद आफ्टर जो उसने कहा कि मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और 6 मंथ के लिए उसने उसको लैंड दे दी लैंडलॉर्ड ने फार्मर को, और फार्मर से उसने 15,000 की बात कर ली। अब अगर 6 मंथ में कुछ ऐसा हो गया कि उसकी प्रोडक्शन नहीं सही हो पाया, उसके क्रॉप अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाए, उसके पास इकनॉमी नहीं इतनी है, उसकी इकनॉमिक कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है कि वो 15,000 दे पाए, डजेंट मैटर, उससे लैंडलॉर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको 15,000 चाहिए तो एनी हाउ चाहिए। तो इसलिए बहुत सारा मेंटल प्रेशर एक फार्मर को होता था, इसलिए बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर लेते थे। पहला एक पॉलिसी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो एक दूसरी ट्रिक खेली कि कैश क्रॉप जैसे इंडिगो, तो उन्होंने ये कहा कि जो फार्मर अपनी लैंड पे नॉर्मल क्रॉप किया जाए, कैश क्रॉप ग्रो करेगा, फॉर एग्जांपल इंडिगो है, अफीम आप लोगों ने सुना है, वो भी होती है, वो भी कैश क्रॉप होती है। तो उसको जब अपनी कैश क्रॉप की प्रोडक्शन को जब प्रोड्यूस हो जाएगी, जब उसको मार्केट में सेल करने जाएगा, तो उसका ब्रिटिशर्स ही उसको ख़रीदते थे,
उनके क्रॉप को जब जो मार्केट में वो लोग सेल करते थे, तो ब्रिटिश उसको सेल करने का, कैश क्रॉप को सेल करने का एक अच्छा जो है एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, एक अच्छा पेमेंट मिलेगा। और जो लोग कैश क्रॉप ग्रो करेंगे उनको जो उनका लैंड टैक्स है उस पर कुछ % का कंसेशन टाइप्स भी मिलेगा। तो बहुत सारे फार्मर्स ने सोचा कि ठीक है, चलो ये तो अच्छा है कि हमें कंसेशन में मिल रहा है और हम लोग जब इसको बेचेंगे तो हमें एक अच्छा दाम मिल जाएगा, एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। तो बहुत सारे फार्मर्स स्विच कर गए नॉर्मल क्रॉप से कैश क्रॉप पे। बट कैश क्रॉप में एक बात जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक उसका डिसएडवांटेज टाइप आप लोग कह लें, वो ये है कि किसी भी लैंड में अगर हम लोग कैश क्रॉप ग्रो करते हैं, XYZ वो कोई सी भी लैंड है, अगर हम लोगों ने कैश क्रॉप वहाँ ग्रो किया तो वो लैंड की फर्टिलिटी को जो है ख़त्म कर देती है। कि जहाँ पे एक बार कैश क्रॉप ग्रो हो गया वहाँ पे कोई नॉर्मल जो है क्रॉप ग्रो नहीं हो सकता। और कैश क्रॉप की डिमांड मार्केट ऑल ओवर मार्केट में सिर्फ ब्रिटिशर्स को थी, पूरी मार्केट में उसकी डिमांड नहीं थी, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी उनको होती थी। क्योंकि कैश क्रॉप की एक नॉर्मल क्रॉप को आप कभी भी जाएंगे मार्केट में आराम से हर सीज़न में, मतलब वो एक उसकी डिमांड रहती है, ख़त्म नहीं होती। इसकी डिमांड सिर्फ ब्रिटिशर्स को थी और वो भी एक टाइम के लिए। तो उसके बाद फार्मर्स ने ये सोचा कि जो है अब इससे तो हमें इतना फ़ायदा हो नहीं रहा है, भले ही हमें कंसेशन मिल रहा है, भले ही अच्छा अमाउंट मिला है, बट क्या सिर्फ हम कुछ 3 महीनों के लिए उगाएंगे, बाकी हम लोग 9 महीने क्या करेंगे, 9 मंथ्स हम लोग तो विदाउट वर्क और ऐसे ही बेकार हो जाएंगे। तो फिर उन लोगों ने वापस सोचा कि हम लोग अपने वापस नॉर्मल क्रॉप में आ जाएं, पर उनकी लैंड की फर्टिलिटी ख़राब हो चुकी थी। लैंड की फर्टिलिटी ख़राब, कोई क्रॉप ग्रो हो नहीं सकता, और उस लैंड के अलावा उनके पास लैंड नहीं। एक ये प्रेशर। थर्ड, इससे भी बहुत सारे फार्मर्स इस वजह से भी कैश क्रॉप और ये नॉर्मल क्रॉप इन सारे सिस्टम्स की वजह से भी बहुत सारे फार्मर सुसाइड करते थे, और फार्मर्स के ऊपर एक मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था। इवन अगर हम लोगों ने ज़मींदारी सिस्टम में, मैं थोड़ा ऊपर जा रही हूँ, ज़मींदारी सिस्टम में देखा कि जैसे कोई अगर फार्मर 15,000 नहीं दे पाया 6 मंथ में, तो वो लैंड उसकी जो है मतलब वो ज़मींदार उसको अपने उसमें ले लेता था, फिर वो लैंड का वो ओनर, वो ज़मींदार, वो लैंडलॉर्ड हो जाता था। और उसके बाद जो है बेसिकली उनको उनके यहाँ एक मजदूरी टाइप, एक स्लेवरी वाला काम होना पड़ता था कि फार्मर अपने लैंड ओनर से स्लेवर बने जा रहे थे, इसलिए उनको मेंटल प्रेशर इस बात का भी रहता था। जो थर्ड हमारा, जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो पाई, कि ब्रिटिशर्स चाहते तो बहुत उस टाइम पे भी अच्छी एक फर्टिलाइजेशन की बहुत अच्छे प्रोसेस कर सकते थे, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स ला सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई फार्मर्स को, कोई उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए उनको कोई भी जो है कोई फर्टिलाइजेशन की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं कराई, कोई अच्छा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ नहीं था। इस सब की वजह से, और एक अकेला फार्मर जिसकी पहले से इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वो कैसे अपने सेक्टर को ग्रो कर लेगा? उसको थोड़ी तो गवर्नमेंट और उस टाइम के जो हेड होते थे, हेड कौन थे? हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन सब की या फिर ज़मींदार की हेल्प चाहिए। तो ज़मींदार भी जो है उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि ज़मींदार इंडियन ही थे, बट उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिशर्स को तो ध्यान देना ही नहीं था, वो सिर्फ ऐसी पॉलिसीज़ करते थे जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, कैसे भी इंडिया की इकनॉमी को फ़ायदा हो ना हो, उनकी इकनॉमी को इनडायरेक्टली फ़ायदा या डायरेक्टली फ़ायदा हो। क्योंकि उनका मेन मोटो था कि इंडिया को, वैसे भी इंडिया उनकी कॉलोनी थी, तो इंडिया में ऐसी पॉलिसीज़ ऐसा वो करना कि इंडिया की इकनॉमिक ग्रोथ को वो संग करते थे इकनॉमी को, और जिससे वो अपनी कंट्री की इकनॉमी को जो है डेवलप कर रहे थे। सो आज हम लोगों का ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो ये वाला भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम हैंडल खान-2328 पे आप लोग मुझे जो है DM कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों के सारे क्वेरीज़ के जो है आंसर्स कर पाऊँ। थैंक्स।